तो हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। तो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम इंग्लिश का काफी नजदीक आ चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का इंग्लिश का प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताओ। वैसे तो आपके लिए लगातार पिछले 2 दिन से हम मेहनत कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, जिसमें हमने आपको कंप्लीट 4 डेज का जो गैप था, 4 to 5 डेज का गैप था, उसमें कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दिया। वो स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रैटेजी के अलावा और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, तो जाके चेकआउट कर लेना, एटलीस्ट 2x की स्पीड में लगा के देख लेना, लेकिन एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद हमने आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर किया था, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन, और उसके अंदर कई सारे वीडियोस भी आपको बताया कि कैसे देखना है आपको। ठीक है, तो वो तो देखना ही है। इसके अलावा और क्वेश्चंस आए थे और वीडियोस आए थे, जैसे कि कंप्लीट डूएस डायरेक्टेड, जिसमें हमने सारे इंग्लिश के डूएस डायरेक्टेड होते हैं, वो वीडियो कंप्लीट करा के दिया था, तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। उसके बाद हमने आपको कि पैसेज में से कैसे आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं, वो वीडियो बना के दिया है। पोयम में से कैसे आंसर ढूंढते, वो वीडियो अलग से बना के दिया। और उसी वीडियो में मैंने पूछा था कि क्या आप लोगों को एप्रिसिएशन के ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए क्या? तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, कमेंट किया कि यस सर, एप्रिसिएशन का वीडियो जरूर से बनाओ, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम कुल मिला के पिछले कुछ 4 से 5 साल के पेपर्स ऑब्जर्व किया हमने, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया, तो हमने एक डिसाइड किया है कि ये जो 4-5 आपको जो एप्रिसिएशन में देने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपको। तो इस वीडियो को भी आप 1.5 की स्पीड पे लगा लो और एंड तक देख लेना, और अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, ताकि हर बच्चा जो है वो एक तरीके से क्लियर कट हो जाए। और देखो, ये 5 मार्क्स आपके हाथ के हैं, तो जाने तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि ये एप्रिसिएशन एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसको कहीं से देख के नहीं करना होता, इसको खुद से ही करना होता है। ठीक है, तो एप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है, हर चीज बताऊंगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक। और एक छोटा सा टारगेट ऑलरेडी मैंने दे रखा है, आपको पता ही होगा कि इंग्लिश एग्जाम के खत्म होने तक आपको हमारे चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने, काफी नजदीक है हम 2 मिलियन के। तो फटाफट से शेयर कर देना और सभी दोस्तों को बता दो कि JR ट्यूटोरियल्स पे हमें 2 मिलियन कंप्लीट करवाना है, ये हमारा मिशन है। फटाफट से शेयर कर देना सबको और चैनल पे लेकर आ जाना। और इस वीडियो के लिए जरूर से अच्छा लाइक और कमेंट्स आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और एक और चीज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड लिंक्स जो वीडियो के है वो शेयर होते रहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे वीडियो की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पूछा कहां जाता है। तो एप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होता है आपके क्वेश्चन नंबर 3, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3A में जो होता है वो पोयम पूछा जाता है, जिसमें पोयम का एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है और उसके ऊपर 3 सवाल पूछते हैं, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के 2 और 1 मार्क्स के 1, कुल मिला के 5 मार्क्स का वेटेज होता है। और उसी क्वेश्चन नंबर 3 के B पार्ट में पूछा जाता है एप्रिसिएशन ऑफ पोयम। तो यहां पे पोयम एक अलग से, यानी कि जो आपको पहले पूछा था क्वेश्चन 3A में वो नहीं, इसके अलावा अलग से एक पैसेज, यानी कि पोयम का जो एक एक्सट्रैक्ट है वो आपको दिया रहेगा। अब हो सकता है कि वो जो पोयम होगा वो काफी डिफरेंट होगा, बट आपके सिलेबस का ही पार्ट होगा, यानी आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके जो पोयम है ना, उसमें तो डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, उसमें तो रहेगा ही। तो मैं एक सजेशन के तौर पे आपसे बोलना चाहता हूं, क्योंकि पोयम वाले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी और आपको अभी ये चीज बोलना चाहता हूं कि जितने भी पोयम है आपके, जितने भी पोयम है, उनको एक बार गो थ्रू करना, उन पोयम का मीनिंग समझना कि जो पोएट है वो क्या बताना चाह रहा था, उसका मीनिंग क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, पोयम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है। हर पोयम का पोएट का नाम पता होना चाहिए आपको, किसने कौन सा पोयम लिखा हुआ है, वो क्या बताना चाह रहा है, उसके अंदर क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है, क्या क्या राइमिंग स्कीम बन रहे हैं, ये सब चीज अगर आप देख लोगे हर पोयम का, तो भाई कहीं से भी आ जाए एप्रिसिएशन, आप 5 में से 5 मार्क्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने भी आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो वो मेहनत क्या है बताऊंगा। तो 4 से 5 कुछ हम इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन लेकर आए हैं, कुछ ऑब्जर्व करके, तो जरूर से देख लेना और तरीका भी बता दूंगा। तो यहां पे सबसे पहले एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी पोयम दिया रहेगा उसका आपको मीनिंग लिखना होता है पैराग्राफ फॉर्म में। अब पैराग्राफ फॉर्म में मीनिंग मतलब, अगर आपको बहुत सारी चीजें पता है कि ये पोयम में ये है, उसका स्टोरी पता है, भले हिंदी में पता हो या फिर आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें पता है, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो बस तरीका होना चाहिए लिखने का। सबसे पहले तरीका ये होता है कि शुरुआत आप करोगे किससे, देखो एक तो ये होता है कि मिनिमम 4 से 5 सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है टाइटल से, कि हाँ दिस इज द टाइटल ऑफ द लाइक नाइट ऑफ ए स्कॉर्पियन फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो पोयम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय दिस पोएट, तो आपको टाइटल यानी पोयम का नाम प्लस पोएट का नाम, ये दोनों तो पता होना चाहिए। सिर्फ इतना भी लिख दोगे एक लाइन के अंदर, आधा आधा मिला के 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। सोचो, मतलब सिर्फ आपको अगर पोयम का नाम याद है, पोएट का नाम याद है, तो आपको 1 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं एप्रिसिएशन में। इसीलिए हर वो बच्चों को बोल रहा हूं जो एकदम बैक बेंचर वाला बच्चा जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की, भाई हर पोयम का टाइटल और पोएट का नाम देख ले भाई, याद कर ले, उसको रट्टा मार ले। ठीक है, ये मैं आपको बोलूंगा। दूसरा, राइमिंग स्कीम होता है।
तो जो भी पोयम होगा उसका राइमिंग स्कीम होगा, ऑब्वियसली हर पैसेज का क्या होता है, राइमिंग स्कीम होता है, ठीक है। तो आपको स्टैंजा के हिसाब से राइमिंग स्कीम जो है वो बना के लिख देना है, वहां पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो जो बच्चे को राइमिंग स्कीम पता है, बहुत ईजी होता है राइमिंग स्कीम बनाना, तो 1 मार्क्स वहां से भी बना लेगा, ठीक है। ए बी या फिर ए सी ए बी जो भी बनता है, मैं ऐसा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, लेकिन आप समझदार हो, ठीक है, तो आप कर लोगे। उसके बाद होता है उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच क्या है, उसको आपको लिखना होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच का भी 1 मार्क्स मिलता है कि भाई एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, मेटाफर है, टोटोलॉजी है, क्या है वो लिख सकते हो। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स और ये 3 मार्क्स, मतलब 5 में से 3 मार्क्स तो हर कोई स्कोर कर सकता है एप्रिसिएशन में, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो हर किसी को आना ही आना है अगर उसने थोड़ा भी पोएम को देखा है। लेकिन जो 2 मार्क्स कैरी करता है वो है मेन चीज, जो कि है आपका सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, यानी पोएम क्या मैसेज देना चाह रहा है, उस पोएम का मीनिंग क्या है, वो आपको देना पड़ेगा उस 2 मार्क्स के लिए, लगभग 4 से 5 सेंटेंस में, तब जाके आपका कंप्लीट बनेगा। तो उस हिसाब से आपका टोटल एप्रिसिएशन बनता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। तो देखो ये लास्ट ईयर पूछा गया एग्जांपल है, ठीक है। रिपीटेशन के चांस कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं ताकि समझा सकूं। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। तो ये जो पोयम है द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, इसको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। वैसे तो मैंने स्क्रीनशॉट जो क्वेश्चन पेपर का है उसको मेंशन किया हुआ है, इससे हमें फिलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि हमें आंसर पे फोकस करना है। तो ये रिडिकुलस जो पोयम है, ठीक है ना, द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, इसको आपके टेक्स्ट बुक में जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अब आंसर कैसे लिखोगे, यानी पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखोगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि सर एप्रिसिएशन में पॉइंट वाइज लिखे कि पैराग्राफ लिखे। तो देखो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी एप्रिसिएशन लिखोगे उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, वो भी एकदम प्रॉपर 5-6 सेंटेंस के हिसाब से, और हर जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे फुल स्टॉप जरूर डालना। अगर आप इतना कर लोगे तो भाई आपके 5 में से 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है भाई। तो क्या शुरू हो रहा है, देखो जैसे ये पोयम का नाम क्या है, द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। तो क्या बोल रहा है कि द पोयम हाइट ऑफ द रिडिकुलस इज ए फनी पोयम। मैंने क्या बोल दिया, ऑब्वियसली ये पोयम थोड़ा फनी है, तो इज ए फनी पोयम रिटन बाय ओलिवर वेंडल होम्स। क्या है, किसने लिखा है, पोएट का नाम क्या है, ओलिवर वेंडल होम्स ने लिखा है। तो मैंने लिख दिया यहीं पे। सिर्फ इतना लिखने का आपको 1 मार्क्स मिल जाता है बच्चा, सिर्फ इतना, आपने 1 लाइन लिखा यहां से यहां तक, आपको 1 मार्क्स मिल गया। अगर कुछ नहीं आता था इतना लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, इट हैज 8 स्टैंजास। 4-4 के हिसाब से स्टैंजा बनता है, तो उसके अंदर कितना है, 8 स्टैंजा है भाई, यही तो बताना है ना उसके अंदर। तो इट हैज 8 स्टैंजा और ईच स्टैंजा हैज 4 लाइन। मैंने बताया 4-4 के हिसाब से स्टैंजा बना हुआ है। द पोएम फॉलोज ABCB राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम फॉलो करता है ABC की भी, ठीक है, ABCB। अगर आप देखोगे ये टाइम है, A हो गया, टाइम का मूड, राइमिंग बन रहा है नहीं बन रहा है तो B हो गया, मूड का से बन रहा है नहीं बन रहा है C हो गया, से का गुड बन रहा है नहीं, लेकिन ये गुड और ये मूड मैच हो रहा है यानी ये B हो जाएगा। तो ABCB हमारा राइमिंग स्कीम है। तो यार जिसको राइमिंग स्कीम पहचानने आता है वो आराम से 1 मार्क्स और निकाल दिया। तो आपने लिख दिया कि हाँ हियर राइमिंग स्कीम जो है ABCB बन रहा है। तो यहां 1 मार्क्स बन रहा था, यहां तक भी लिखोगे तो आपको 1 और मार्क्स, यानी 2 मार्क्स तो यही बन गया। अब बताओ 2 मार्क्स तो यही बन गया ना भाई, मैं आपको बता रहा हूं अगेन। फिर आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है कि द पोएट यूजेस डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच। क्या तीसरे नंबर पे क्या बताना था आपको, पहले बताया पोएट और पोएम का नाम बता दिया, उसके बाद आपने बताया राइमिंग स्कीम क्या है, अगर है तो, क्योंकि सब में नहीं होता, कोई कोई ओपन वर्स होता है जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, ठीक है। तो आपने राइमिंग स्कीम बता दिया, फिर आपको बताना फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो आप देखो द पोएट यूजेस डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच, लाइक क्या क्या चीजें, पर्सोनिफिकेशन है, अगर कोई क्वालिटी आपको ह्यूमन बीइंग से मैच हुई उसमें तो पर्सोनिफिकेशन लिख दिया। कोई लेटर्स बार बार रिपीट हो रहा है तो अलिटरेशन हो गया। ओनोमेटोपोइया यानी साउंड का कुछ आ रहा है जो साउंड के बारे में बताता है, ओनोमेटोपोइया हो गया। रिपीटेशन, कोई वर्ड ही रिपीट हो गया, रिपीटेशन हो गया। हाइपरबोला हो गया। ऐसे कई सारे चीजें आपको लिख देनी है। तो आपने लिख दिया, यहां तक लिख दिया, 1 और मार्क्स मिल गया, यानी कुल मिला के 3 मार्क्स यहां तक हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, द टोन ऑफ द पोयम इज ह्यूमरस, मतलब ये जो पोयम है ये फनी तो है लेकिन साथ में ह्यूमर बता रहा है, जैसे होता है ना ह्यूमर होता है सबका, ठीक है। तो पोयम क्या बता रहा है, ह्यूमरस बता रहा है, और ये हमें सिखाता है हैप्पी रहना और ह्यूमर फाइंड करना। और आज के डेट में आप ह्यूमर जो फाइंड करना होता है डिफिकल्ट हो गया है एवरीडे सिचुएशन में। एंड ये सेंट्रल आइडिया है पूरा, ये जो लिख रहा है लास्ट का 4 लाइन, ये सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया पोयम के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है, ह्यूमर है इसके अंदर। आई रियली एंजॉय दिस पोयम बिकॉज सिंपल लैंग्वेज है, फनी है, वर्ड्स है, ओवरऑल इट इज अ ट्रूली एंटरटेनिंग पोयम दैट रिमाइंड्स मी वी कैन फाइंड लाफ्टर इवन मोर अनएक्सपेक्टेड और टफ टाइम। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो भाई 3 मार्क्स तो यही स्कोर कर लिया था। यहां पे 2 में से भाई कितना भी खराब लिखोगे अपने मन से कि अगर थोड़ा भी पोयम के बारे में आइडिया है और पोयम रीड करने के हिसाब से समझ में आता है ना, इतना तो हम पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं भाई, इतना तो समझ में आता है। तो कितना भी खराब लैंग्वेज यूज करो 1 मार्क्स तो मिलना है। तो 1 इधर 3 इधर 4 मार्क्स, मतलब मैंने क्या बोला आपको कि भाई आउट ऑफ 5 एप्रिसिएशन में 4 मार्क्स तो 100% मिलना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। जैसे हर एक पैसेज, माफ करना, पोयम जो आपका है आपके टेक्स्ट बुक में, हर एक पोयम का नाम, पोएट का नाम याद रख लो, उसके राइमिंग स्कीम क्या बन रहे हैं, एटलीस्ट 1-2 स्टैंजा के याद रख लो भाई, लिस्ट बना लो ना भाई कि ये पैसेज मतलब ये पोयम, इस पोयम का ये राइमिंग स्कीम, ये उसका फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या, एटलीस्ट 3-4 फिगर ऑफ स्पीच याद रख लेना। तो ऐसे हर एक पोयम का याद रख लोगे भाई, कितने ही पोयम है
अगर आप याद रख लोगे तो भाई आपके तो एकदम चांदी हो जाएंगे, और बाकी सेंट्रल आइडिया सेंट्रल थीम तो आप लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर आपको पोयम की समझ हो। ठीक है, ये कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया, ये पोयम इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ द रिडिकुलस, इसको कर लेना। इसके अलावा नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। भाई अप्रिसिएशन में या तो पोयम डायरेक्ट में कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगा नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हो गया। अब नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का आंसर लिखने के बाद, देखो मैं पूरा आंसर नहीं लिखा रहा हूं फिर से, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कैसे लिखा जाता है, बस अगेन तरीका बता रहा हूं क्या, कि ये पोयम, द पोयम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन किसने लिखा है, बाय निस्सिम एजिकियल। ठीक है, किसने लिखा है, निस्सिम एजिकियल ने लिखा है, जो कि क्या बता रहा है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टिंग ऑफ इट, जो डंक होता है स्कॉर्पियन का उसके अराउंड में घूम रहा है, एंड ये पोएट्स मदर का एक्सपीरियंस था रेनी नाइट में, ये लिख दिया, तो सेंट्रल थीम लिख दिया। फिर उसके अंदर क्या आ रहा है, क्या राइमिंग स्कीम नहीं आ रहा है, तो फ्री वर्ड से लिख दिया। फिगर ऑफ स्पीच उसके अंदर आ रहा है, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस आ रहा है, अपोजिट, एंटीथेसिस मतलब कुछ अपोजिट वर्ड अगर दिख गए आपको, जैसे स्मॉल भी दिख गया, बिग भी दिख गया एक ही सेंटेंस में, तो एंटीथेसिस हो गया, मेटाफर हो गया, यानी कहीं कंपैरिजन हो रही है, मेटाफर हो गया, ऑनोमेटोपोइया कहीं साउंड दिख रहा है आपको, ये हो गया, रिपीटेशन हो गया, सिमिली हो गया, इस प्रकार की कई सारी चीजें आपको दिख जाएगी। बाद में सेंट्रल आइडिया लिख दो, 5 में से 4 मार्क्स आपके मिलने ही मिलने हैं, तो ये कर सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनिमल्स, एनिमल्स लाइक एनिमल, ऐसा। तो ये एनिमल्स का पोयम भी भाई एक बार समझ लेना, और ऑब्वियसली हर किसी को मालूम होगा क्योंकि बहुत फेमस पोयम है। ठीक है, तो एनिमल्स, अभी ऑब्वियसली ये एनिमल्स ने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि जो पोयम एनिमल्स है किसने लिखा है, अमेरिकन पोएट, किसका नाम है, वॉल्ट विटमैन। इसका रिटर्न जो है फ्री वर्स है, क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, तो राइमिंग स्कीम नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, फ्री वर्स होता है। ठीक है, इसके लिए नो राइमिंग स्कीम, मिल गया 1 मार्क्स। ठीक है, ब्यूटी ऑफ द पोएम इज एनहांस्ड मैनिफोल्ड यूजिंग वेरियस फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, एंटीथेसिस है, हाइपरबोला है, इंटरोगेशन, कुछ सवाल पूछ रहे तो इंटरोगेशन लिख दो, मेटाफर कंपैरिजन हो रहा है, साउंड आ रहा है, ओनोमेटोपोइया आ रहा है, कुछ वर्ड डायरेक्टली रिपीट हो रहे, रिपीटेशन आ रहा है, टोटोलॉजी आ रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें 2 वर्ड के सेम मीनिंग होते हैं, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होते हैं, टोटोलॉजी बोल सकते हैं, तो ये सभी चीज उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें लिख दिया कि एन एग्जांपल ऑफ इंटरोगेशन फ्रॉम पोएम डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम्स अगो। ठीक है ना, ये सब चीजें, ये क्या आपका सेंट्रल पार्ट में आ जाएगा, सेंट्रल थीम में आ जाएगा, ये बस लिखो सोच के कि क्या बोला है पोएम में, लिख दो, मिल गया 5 में से 4 मार्क्स। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और एनिमल्स, और इसके पहले क्या बताया, द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, 3 हो गया हमारे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, और क्या है, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, ये इसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई, ये तो कितने बार पूछा हुआ है पोयम में, तो ये देखने मिल जाता है, ऑल द वर्ड्स स्टेज, क्या वर्ल्ड एक स्टेज है। ठीक है, तो ये पोयम है आपका, देख लेना एक बार जाके, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मीनिंग, समझ लेना। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, तो इसका अगर मैं एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, क्या है कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज हैज बीन रिटन बाय द फेमस इंग्लिश पोएट, जिसका नाम था प्लेराइट विलियम शेक्सपियर। ठीक है, और इट इज टेकन फ्रॉम His play as you like it, the poem is written in blank verse। ठीक है, इसमें भी कोई राइमिंग स्कीम, नो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, स्टेडी रिदम है इसका, ब्यूटीफुल है पोयम। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, जैसे हाइपरबोला है, एलिट्रेशन है, ओनोमेटोपोइया है, रिपीटेशन है, सिमिली है। ठीक है, टाइटल ऑफ द पोयम जो है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये एक मेटाफर है, यानी कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना कहीं कि वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज है, तो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब ये जो टाइटल है वो खुद ही एक मेटाफर है, ऐसा उसने बताया। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में, वर्ल्ड और स्टेज के बीच में, जैसा मैंने बोला। और भी बहुत सारी सेंट्रल थीम के हिसाब से चीजें लिख दी कि क्या क्या है इसके अंदर, लिख दिया, खत्म कहानी, 5 में से 4 मार्क्स मिल गया। तो ये चीजें करना है। तो एक और चीज ऐड कर लो लिस्ट में, क्या क्या, दैट इज ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ, वैसे हम रविंद्र बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना स्पेलिंग। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक पैट्रियोटिक, देशभक्ति वाला पोयम है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे देखा जाए तो एक गॉड को प्रेयर करते टाइम लिखा हुआ, और इसीलिए इसके पास कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, और इसीलिए एक फ्री वर्स में लिखा हुआ पोयम है। ठीक है, ऑब्वियसली अब इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होंगे, जैसे एलिट्रेशन है, मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एलिट्रेशन का कई सारे एग्जांपल है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, तो यहाँ पे देखोगे डेरी डिजर्ट डेड, 3 बार डी आ गया, मतलब एलिट्रेशन हो रहा है। पोएटिक इफेक्ट क्या है, उसका डिजायर बता रहा है। ठीक है, प्रे कर रहा है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इसमें मेंशन की हुई है। बस यही चीज को आपको लिख देना है, माइंड में सोच लो कि क्या है पोएम के बारे में, लिख देना है, मिल गया आपको मार्क्स। समझ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन है। क्या नाम था, क्या नाम था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। 5 हो गए अब तक। ठीक है, 5 हो गए कि देखो ऑलमोस्ट सभी चीज बता रहा हूं कि कितना कितना इंपॉर्टेंट चीज है एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन एक ऐसा चीज होता है, बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, ऑप्शन में डाल देते हैं, उनको जस्ट पास होना होता है। तो वैसे तो
मैंने आपको बता दिया कि यार आप आराम से 80 में से 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैंने बता दिया, फिर भी अगर मैं एक बार रिपीट करा दूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको मार्क्स मिलने ही मिलने। तो मैंने जब वीडियो बनाया था स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें भी बात कही थी और अगेन आज भी बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला था कि भाई स्टार्टिंग के दो जो पैसेज होते हैं, डू एज डायरेक्टेड 10 मार्क्स का आता है, 10 में से 10 मार्क्स आप निकाल सकते हो अगर आपका डू एज डायरेक्टेड वाला वीडियो आपने देखा है, अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है ग्रामर का, तो भाई आराम से 10 में से 10 मार्क्स निकलते हैं डू एज डायरेक्टेड में, क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा। तो 10 मार्क्स वहीं से आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो पैसेज होता है आपका, सीन पैसेज, जो 2 आता है 10-10 मार्क्स के। तो वहां पे भी 10 प्लस 10 20 मार्क्स हो रहे हो, पहले के 10 मार्क्स 30 मार्क्स तो ऐसे ही बन रहे हैं। लेकिन यार मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि हर बच्चा 10 में से 10 निकालेगा ही, हो सकता है कोई बच्चा 10 में से 8 निकाले, 7 निकाले। तो अगर आप मान लो 8 का भी एवरेज पकड़ दो तो भी 24 मार्क्स हो गए पहले 2 क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पोयम आ जाता है। अब पोयम में भी आप 5 मार्क्स पोयम आता है, 5 मार्क्स एप्रिसिएशन आता है। तो 10 में से कोई भी बच्चा 8 तो निकाल ही लेगा, तो 24 प्लस 8 32 हो गया। 32 आपको आ गया, अगर मान लो 32 यहाँ पे आ गया, कहीं ना कहीं 18 मार्क्स तो आपके स्कूल से मिलने ही है। 32 प्लस 18 कितना होता है 50 मार्क्स। तो आपको बता ही दिया कि भाई 100 में से 50 प्लस मार्क्स आराम से मिल रहे हैं बिना कुछ किए, सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हुए। बट इससे काम चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्या, अनसीन पैसेज है। कोई कितना भी बैक बेंचर वाला बच्चा हो, अनसीन पैसेज अटेम्प्ट तो करेगा, सॉल्व तो करेगा भाई, उसमें भी 10 में से नहीं करके 6-7 मार्क्स निकाल सकता है, क्योंकि ईजी होता है। बस आंसर ढूंढने आना चाहिए। और वो मैंने तरीका बताया पैसेज वाले वीडियो में, जाके देखो, जस्ट एक दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है कि हाउ टू राइट आंसर फ्रॉम पैसेज, या फिर पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढ के लिखे, वो सब चीज बताया हुआ है उस वीडियो में, डिटेल वीडियो है, जाके चेकआउट तो करो। 2x स्पीड लगा के देखो, लेकिन देखो जरूर, सभी बच्चों को बोल रहा हूं, वो चीज आपको हेल्प करेगा। फिर उसके आगे अगर आप आगे बढ़ो तो क्या आ जाता है, अनसीन पैसेज के बाद आ जाता है आपका राइटिंग स्किल का। अब राइटिंग स्किल 25 मार्क्स का वेटेज है भाई, उसमें क्या क्या नहीं आ रहा है भाई, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आ रहा है, उसमें लेटर राइटिंग आ रहा है, उसमें आपका स्पीच आ रहा है, उसमें आपका एस्से आ रहा है। ये सब चीज अगर आप लिख रहे हो ना भाई मैं आपको बोल रहा हूं, कितना भी आप खराब लिखते हो भाई, 2-2 3-3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। तो 25 में से अगर 5 का एवरेज पकड़ू मैं, यानी 5 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के हिसाब से, 5-5 मार्क्स के हिसाब से, 3-3 का एवरेज पकड़ो तो भी 15 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो 15 प्लस 8 23 हो गया, और 50 पहले हो रहे थे, 50 नहीं हो रहे, 32 हो रहे थे। तो मतलब नहीं करके आपके कुल मिला के 70 प्लस मार्क्स तो बन ही जाएंगे अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करोगे 100 में से। तो ये चीज मैं बता रहा हूं, जो बच्चा अच्छा बच्चा है, पढ़ रहा है, मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है, वो तो 80 में से 70 निकाल लेगा, और 18 मार्क्स 19 मार्क्स 20 मार्क्स के हिसाब से उसमें निकाल लेगा। तो 90 प्लस तो आने फिक्स है उसके। ठीक है, 85 to 90 प्लस मार्क्स आने फिक्स है। तो ये चीज समझ के लो। ठीक है, हो गया, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, समझ में आ गया? ओके, और है क्या? नहीं, बस ऑलमोस्ट यही था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब चीज मैंने बता दिया, लगभग 5 से 6 जो भी एप्रिसिएशन ऑफ पोयम था वो ऑलमोस्ट हमने इस वीडियो के अंदर कवर करा दिया है। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो भी बच्चा देखेगा उसको हर एक चीज समझ में आ गया होगा कि एप्रिसिएशन क्या होता है और किस तरीके से लिखा जाता है। तो जाते जाते अगेन एक और टिप्स देना चाहूंगा, जो कि अगेन मैंने बोला है कि आपको सबसे पहले आज एक काम करना है, ये वीडियो देखने के तुरंत बाद पोयम खोलना है, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी पोयम्स है, ठीक है, वो लेना है और उसको समझने की कोशिश करना है क्या बोला है। ठीक है, कहीं से अगर समरी मिल जा रही है उसकी कि भाई इस पोयम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो समझ लेना है। अगर आपको समझ में आ गया पोयम के बारे में तो आपको 2 से 3 चीज अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करना है। वैसे मैंने 5 जो दिए हैं, 5 से 6 आज दिए हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई बच गया है तो उसको भी प्रैक्टिस करके ले लो, क्योंकि हो सकता है कभी पेपर अनप्रिडिक्टेबल आ जाए, तो उसका कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन अगेन जो मेरी तरफ से जो मुझे आईएमपी लगा, जो हमने कुछ पेपर पैटर्न ऑब्जर्व किए, तो ये 5 तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चा, कर लोगे? कौन कौन से हैं फिर से याद दिला दूं? दैट इज द हाइट ऑफ द रिडिकुलस हो गया, उसके बाद नाइट ऑफ ए स्कॉर्पियन हो गया, उसके बाद आपका एनिमल हो गया, उसके बाद ऑल द वर्ल्ड से स्टेज हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने आपको बताया, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये 5 जरूर से प्रैक्टिस कर लो, इतना मुझे बोलना था। ठीक है, तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे आने वाले वीडियो में। जैसे कि आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे एप्रिसिएशन का, तो एप्रिसिएशन वीडियो के बाद आपको और भी कई सारे वीडियोस हम दे रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो एवरग्रीन टॉपिक्स राइटिंग स्किल के ऊपर वीडियो आ जाएगा, जिसमें हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका आप थोड़ा थोड़ा भी अगर देख के जाओगे तो आप आराम से राइटिंग स्किल के कई सारी चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो लेटर हो, स्पीच राइटिंग हो, एस्से राइटिंग हो, न्यूज राइटिंग हो, या फिर मान लो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए तो एक सेपरेट वीडियो ला रहा हूं, बहुत जल्दी आएगा, इस वीडियो के तुरंत बाद हो सकता है आ रहा हो या फिर आ चुका हो, तो चेकआउट करते रहना। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 मार्क्स का वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इजी होता है वैसे, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। तो जरूर से चेकआउट करते रहना है आपको, हमारे इसी चैनल के ऊपर आके वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करते रहना है कि क्या क्या वीडियो आया है और क्या क्या हमने देख लिया और क्या क्या मिस हो गया है, तो वो मिस वाले वीडियो को जरूर से चेकआउट करना है। ठीक है, ये तो अभी इंग्लिश चल रहा है, लेकिन इंग्लिश के बाद भी धमाका होगा हमारे चैनल पे हिंदी में भी, क्योंकि आपको पता ही है कि कंटिन्यूअस आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मराठी में भी किया, लगभग 9 से 10 वीडियो मैंने 2 दिन 3 दिन की छुट्टी में दिया था। इंग्लिश में भी लगभग 4-5 दिन की छुट्टी में लगभग 10 वीडियो दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, हिंदी में भी सेम उसी प्रकार के 1-1.5 दिन के गैप में आपको कम से कम 10 वीडियो दे दूंगा। 10 तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 8 से 9 वीडियो तो दूंगा ही दूंगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि वी आर स्टिल डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू। तो जस्ट जैसा मैंने बोला कि यार 2 मिलियन दूर नहीं है, करवा दो यार।
बहुत ज्यादा खुशी होगी मुझे भी और साथ में शायद आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ इस चैनल के अंदर। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। बहुत सारा प्यार देते रहो, आशीर्वाद भी देते रहो, लाइक करते रहो वीडियो को। अगर पसंद आया तो अगर अच्छा कमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ये वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ, 10वीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर चलो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।